Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we will discuss the 10 question of real analysis, 2 question of complex analysis and 2 question of ordinary differential equation. Now before starting the lecture, please subscribe the channel and press the bell icon for upcoming video. Now the first question which is related to convex. Now what is meant by convex? कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक स्पेस दिया है मेट्रिक स्पेस, तो उस मेट्रिक स्पेस के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सेट कॉन्वेक्स होगा? तो पहले कॉन्वेक्स के डेफिनेशन को समझते हैं। कॉन्वेक्स का डेफिनेशन ये होता है कि अगर हमारे पास एक सेट गिवन है तो उसके हर 2 पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं बिना सेट के बाहर जाए। A set is said to be convex if every 2 points of that set connect with a straight line without lying outside the set. डायग्राम से समझते हैं। मान लो कि ये मेरे पास एक सेट गिवन है, ये एक सेट है। सेट के हर 2 पॉइंट को, every 2 point of given set connect with straight line without lying the outside the set. मतलब बिना सेट के बाहर जाए अगर सेट के हर 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं तो ऐसे सेट को हम कहते हैं कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा कि हर 2 पॉइंट को, जैसे अगर इस सेट के अंदर में किसी भी 2 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकता हूं, तो या फिर फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल के हर 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं इस टाइप का एग्जांपल लूं, अब इसके हर 2 पॉइंट को क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूं? वो भी कैसे? स्ट्रेट लाइन से। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहां ले लूं, अब मुझे अगर स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है तो ये मैं सेट के बाहर जा रहा हूं, क्योंकि सेट मेरा सिर्फ इतना पार्ट है, बट ये सेट का पार्ट नहीं है, बट ये सेट से होके जा रहा है। दैट मीन्स ये सेट कैसा होगा? दिस सेट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। मीन्स ये जो सेट है इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है आर स्क्वायर के अंदर कि कौन सा सेट कॉन्वेक्स होगा। तो याद रखना है, जब भी आर स्क्वायर के अंदर बात होती है हम हमेशा ज्योमेट्रिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम से चेक करेंगे कि क्या आप हर 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब चारों ऑप्शन के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 121, और ये आज हमारा डे नंबर 30 60 डेज चैलेंज का। और इस पिक्चर का जो भी पीडीएफ होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डेली पीडीएफ होगा या वीडियो लेक्चर होंगे वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके वहां पे आपको डेली मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि वो सारे ऑर्डर पेयर सच दैट जिसमें मॉड x की वैल्यू लेस देन 5 है और मॉड y की वैल्यू लेस देन 10 है। और मॉड x लेस देन 5 इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक आर स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूं तो x की वैल्यू किसके बीच में होगी? वैल्यू ऑफ x बिटवीन -5 to 5 एंड वैल्यू ऑफ y बिटवीन -10 to 10, -10 to 10। और क्या लेना है? इंटीरियर पार्ट और बाउंड्री, मतलब x का बाउंड्री और उसका इंटीरियर पार्ट, ठीक इसी तरीके से y और उसका इंटीरियर पार्ट, मतलब ये हमारा रीजन हो जाएगा। अब ये एक स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर, अरे सपोज ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के हर 2 पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसके हर 2 पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स ये जो सेट है वो कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स सेट। मतलब पहला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड ये कह रहा है कि एक सर्कल है। अब सर्कल है, सर्कल कभी भी कॉन्वेक्स सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे कि अगर मैं यहां 2 पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, मैंने ये 2 पॉइंट ले लिया। अब अगर इस जब 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो जो हमारा सेट है, द गिवन सेट इज ओनली बाउंड्री ऑफ सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है? वो जो डिस्क होती है, सपोज ये डिस्क है, तो डिस्क का जो बाउंड्री पार्ट होता है उसे हम सर्कल कहते हैं।
अब अगर इसके हर 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट करूं तो यहां पे ऐसे बहुत सारे 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको कनेक्ट करने पे ये सेट के बाहर जा रहा है। बट कॉन्वेक्स का डेफिनेशन क्या है? एवरी 2 पॉइंट, एवरी मतलब हर 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकते। अगर एक भी ऐसा पॉइंट है जिसे हम कनेक्ट नहीं कर सकते एक स्ट्रेट लाइन से, दैट मीन्स वो सेट कॉन्वेक्स नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सेकेंड रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ साथ में देखते हैं। वो ये कह रहा है कि पैराबोला का अपर पार्ट और एक में कह रहा है पैराबोला का लोअर पार्ट। यानी एक में कह रहा है कि y की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगी और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि y की वैल्यू लेस देन एक्स स्क्वायर होगी। दैट मीन्स पैराबोला के ऊपर वाला पार्ट, इसमें कह रहा है कि पैराबोला के नीचे वाला पार्ट। अगर हम एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे, सपोज ये मैंने ड्रॉ किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, बट हमें ये कह रहा है कि थर्ड ऑप्शन में कि y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। और y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर मतलब ये अपर पार्ट ऑफ पैराबोला। अब ध्यान दो, क्या इसके हर 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं? तो इसलिए दिख रहा है कि इसके हर 2 पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, क्योंकि इसके हर 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ में ये कह रहा है कि लोअर पार्ट लेना है, मतलब ये सारे पार्ट लेने हैं। अब क्लियरली अगर यहाँ के 2 पॉइंट को, किसी भी 2 पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो हमारा सेट तो नीचे वाला है, बट यहाँ पे ये जा रहा है, यहां से होके पास हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो सेट है वो कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड राइट होंगे, बाकी सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो सिंपल, जब भी आर स्क्वायर का क्वेश्चन होगा तो हमें सिंपल सॉल्व करना है, डायग्रामेटिकली सॉल्व करना है। मतलब डायग्राम ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो सेट कॉन्वेक्स है। ठीक इसी तरीके से कनेक्टेड कर सकते हैं और ठीक इसी तरीके से पाथ कनेक्टेड का भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 121। अब क्वेश्चन नंबर जो 122 है, क्वेश्चन में 122 में ये कह रहा है कि कौन सा सेट डेंस होगा। अब डेंस का डेफिनेशन तो काफी सिंपल है कि जैसे मान लो एक सबसेट A इज ए सबसेट ऑफ X। अगर A किसी मैट्रिक्स स्पेस का सेट सबसेट है, देन A इज डेंस इन X इफ क्लोजर ऑफ A इज इक्वल टू X। सिंपल सी बात है, किसी भी सेट को, X के किसी भी सबसेट को हम क्या कहेंगे कि वो X के अंदर डेंस होगा। Any set of X is said to be dense in X if their closure is equal to X। जब उसका क्लोजर लेंगे तो वो X के इक्वल होना चाहिए। या फिर अगर हम ज्योमेट्रिकली बोले कि अगर जैसे ये एक सेट है A, ठीक है, और ये सपोज ये मेरे पास एक सेट है X और ये इसका सबसेट है, तो मैं कहना चाहता हूं कि A जो है वो X के अंदर डेंस होगा। A इज अ डेंस इन X इफ किसी भी पॉइंट पे X पे खड़े हो जाऊं, X के किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो उसके अंदर सेट के पॉइंट होने चाहिए। दैट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ X, A इज सेड टू बी डेंस इन X। जैसे कि यहाँ पे A अगर X का सबसेट है, मैं कहना चाहता हूं कि A X के अंदर डेंस होगा। कब होगा? जब फॉर एवरी X बिलोंग्स टू X, मैं कोई भी X बिलोंग करूं X को, अगर अब मैं नेबरहुड लूं तो इंटरसेक्शन A के साथ हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्मॉल इनफ। मतलब किसी भी पॉइंट पे बैठ के सिटिंग एनी पॉइंट ऑन सेट X, इफ वी ड्रॉ एनी नेबरहुड मीन्स कितने भी छोटे, स्मॉल इनफ, कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करूं A के साथ, वो हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। बट ये सेट क्या डेंस है? नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसपे खड़े होके अगर एक मैं नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं तो सेट का पॉइंट नहीं आ रहा। मीन्स क्लियरली दिस सेट इज नॉट अ डेंस। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो जैसे Q, अगर हम Q का क्लोजर लेंगे तो ये R के इक्वल आता है। मीन्स Q इज अ डेंस इन X। अगर ज्योमेट्रिकली देखें
तो रियल नंबर के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, सपोज ये पॉइंट ए, तो ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, तो कितना भी स्मॉल इनफ एप्सिलॉन रेडियस का अगर लेंथ का हम क्या कर रहे ड्रॉ कर रहे एक नेबरहुड, तो इस सेट के अंदर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर कंटेन करते हैं। तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर के अंदर अगर कोई भी पॉइंट ले, तो अगर मैं कितना भी छोटा नेबरहुड बनाऊं तो उसके अंदर हमेशा कंटेन करता है रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। दैट मीन्स रैशनल और इरेशनल इज डेंस इन क्यू। तो सिंपल ऐसे डायग्राम से बता सकते हैं या फिर उसका क्लोजर आर के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि सारे ऑर्डर पेयर आर स्क्वायर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 122, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि वो सारे ऑर्डर पेयर सच दैट कि जिसका x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। y पे कोई कंडीशन नहीं है, बट x हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब x नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। y पे कोई कंडीशन नहीं, मतलब ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट है, ये, तो दिस सेट इज, ये हमारे पास गिवन सेट है। तो क्या ये सेट डेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि आर स्क्वायर के पास, ये हमारा आर स्क्वायर प्लेन है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिस पॉइंट के अराउंड अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं या फिर एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं, तो उस सेट का एक भी पॉइंट नहीं है। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि x प्लस वाई नेचुरल नंबर होना चाहिए। सेकेंड में ये कह रहा है कि x प्लस वाई नेचुरल नंबर, वो सारे ऑर्डर पेयर सच दैट कि x प्लस वाई बिलोंग करना चाहिए रैशनल नंबर को। पहले ये समझते कि y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दैट मीन्स y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 0 लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। जैसे जैसे वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो ये जो ग्राफ है वो पूरे रैशनल नंबर से पास होगा। सपोज यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं तो ये ग्राफ कहां से पास होगी, 1 से। अगर सपोज यहाँ पे 2 लेंगे तो ग्राफ पास होगा 2 से। सपोज अगर यहाँ पे हम 0.1 लेते तो ये ग्राफ पास होगा 0.1 से। यानी कि इस तरीके का ये ग्राफ होगा। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। अब इस सेट के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो इट कंटेन्स रैशनल नंबर। मतलब इस सेट के अंदर ये सेट के पॉइंट आएंगे। अब पूरे आर स्क्वायर पे ये कंटिन्यूसली चलते जाएगा। अब मतलब आर स्क्वायर पे किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर अगर हम नेबरहुड ड्रॉ करते तो हमेशा इस सेट के पॉइंट गिवन होंगे। दैट मीन्स ये सेट कैसा हो गया, कॉन्वेक्स सेट। अब थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मीन्स हमारे पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब सर्कल में ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। सपोज ये आर स्क्वायर के अंदर मैं एक बाहर का पॉइंट अगर ये लूं, सपोज एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट के अराउंड अगर मैं एक नेबरहुड बना तो सेट का पॉइंट नहीं हो रहा है। यदि सर्कल के अंदर इंटीरियर में अगर किसी पॉइंट को लेकर नेबरहुड ड्रॉ करूं फिर भी सेट का पॉइंट नहीं है, क्योंकि सेट हमारा सिर्फ सर्कल है, यानी कि डिस्क का बाउंड्री। मीन्स ये सेट भी कैसा नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। लास्ट में कह रहा है कि द एक्स वाई, वो सारे ऑर्डर पेयर जब एक्स वाई इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये रियल नंबर है, दैट मीन्स एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0, वाई इज नॉट इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ के सारे सेट हमारा सेट है। ठीक है, मतलब ये पूरा सेट हमारा है। सिर्फ हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे सेट के अंदर नहीं। बट
अब किसी भी पॉइंट पे अगर खड़े होकर अगर हम नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो हमेशा उस सेट के अंदर सेट का पॉइंट कंटेन करेगा। अगर सपोज हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी बैठ के अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करते हैं तो भी सेट के बहुत सारे पॉइंट होंगे। दैट मीन्स ये सेट कैसा हो गया, कॉन्वेक्स सेट। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 राइट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कौन सा सेट डेंस होगा यहाँ। तो डेंस के लिए क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर एक नेबरहुड बनाना है और ये चेक करना है कि क्या उस सेट, क्या जो एक्स है उसके अंदर, उस नेबरहुड के अंदर क्या ए सेट का पॉइंट आ रहा है। अगर एक्स के हर एक पॉइंट के नेबरहुड में सेट ए के पॉइंट आ रहे हैं, दैट मीन्स वो ए सेट कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट। तो ये हमारा सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो पहले यहां पर लॉग का क्वेश्चन है। पहले हम समझते हैं कि लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन कैसे होता है। पहली चीज तो याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं लॉग 1 प्लस एक्स, तो मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। देन इसका एक्सपांशन होता है 1 माइनस 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू 4 बाई 4 प्लस एक्स टू 5 बाई 5। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है कि हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज से आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/1 माइनस एक्स इज नथिंग बट समेशन एक्स टू एन वेयर मॉड एक्स इज लेस देन एन। अगर यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स टू एन हो जाएगा और जब फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1/1 प्लस एक्स। उसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, log 1 प्लस एक्स, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x टू एन बाय एक्स टू एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बाहर जब हम यहाँ पे माइनस लेते हैं तो -1 टू एन, मीन्स अल्टरनेट साइन इस तरीके से चेंज होगी। तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला होता है कि log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन नंबर 123 प्रूव करना। अब जैसे पहला ऑप्शन है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, हमें पूछा है कि n टेंस टू इंफिनिटी होगी तो n इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ध्यान दो, n नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, तो 1/1 प्लस की वैल्यू 1/n प्लस 1 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। मीन्स तो इस एक्सपांशन का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे एक्सपांड करेंगे तो ये हमारे पास 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/3n प्लस 1 का क्यूब। इस तरीके से हमारे पास ये कंटिन्यू चलते रहेगा। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n/n प्लस 1 माइनस n/2n प्लस 1 स्क्वायर एंड सॉल्व टू चलते रहेगा। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये दोनों सेम डिग्री के पॉलिनोमियल है, तो सेम डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, जो भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे हाईएस्ट कोएफिशिएंट 1, मीन्स इसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, लीनियर, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक। तो जब भी हम n टेंस टू इंफिनिटी पुट करते हैं, चेक करते हैं किसका रेट ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर का रेट ज्यादा है। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर डिनोमिनेटर का रेट ज्यादा है दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब ठीक इसी तरीके से बढ़ते जाएगा, सारी वैल्यू 0, यानी आंसर 1 है। मतलब हमारा पहला ऑप्शन राइट है। ठीक इसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है, n प्लस 1। अब जब यहाँ पे n प्लस 1 पुट करेंगे तो फिर से ये कैंसिल होके 1 होगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी n प्लस 1 है, फिर से ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक, बाकी सारी वैल्यू 0। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है क्या उसकी वैल्यू 1 होगी, हाँ, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी राइट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे n स्क्वायर ले लेंगे। जब यहाँ पे n स्क्वायर लेंगे तो जब इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लीनियर ऊपर क्वाड्रेटिक, दैट मीन्स वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, इंफिनिटी, मतलब थर्ड ऑप्शन का।
फोर्थ में ये कह रहा है कि नीचे एन स्क्वायर है, यहां पे एन है, नीचे एन स्क्वायर है। तो से हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं। तो यहां पे जब इसके प्लेस पे एन स्क्वायर होगा मीन्स यहाँ पे 1/n², और जब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो बढ़ते जाएगी, तो यहाँ पे n/n², जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो n/n² की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1/n यानी कि 0। तो लिमिट अप्लाई करेंगे 0, फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 0, साइड टर्म 0, मीन आंसर 0 होगा। बट ये कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 में 1 होगा। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड का आंसर तो 1 आ रहा है, बट थर्ड का आंसर इंफिनिटी, फोर्थ का आंसर 0, मतलब थर्ड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे और फर्स्ट सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, सिंपल लिमिट सुपेरियर के ऊपर है और लिमिट इंफीरियर के ऊपर है। ठीक है, हमें ये बताना है कि हमारे पास दो सीक्वेंस है, xn एंड yn, टू सीक्वेंस है। इसे दो सीक्वेंस गिवन है कि xn एक सीक्वेंस है और yn एक सीक्वेंस है, दोनों का सुप्रीमम फाइंड करना है। तो दोनों का सुप्रीमम फाइंड करना है और फिर ये बताना है कि अगर हम ऐड करके अगर सुप्रीमम निकालेंगे या फिर पहले सुप्रीमम निकाल के ऐड करेंगे तो क्या ये ग्रेटर होगा या ये लेस देन इक्वल से। सिमिलरली हमें किसके लिए करना है, इंफीरियर के लिए। तो सिंपल एक एग्जांपल लेना है, जैसे xn को सपोज ले लो -1/n और एक एग्जांपल ले लेते हैं yn इज इक्वल टू -1/n। अब अगर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1/n, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और +1। अब ये -1 कब होगा, जब x बिलोंग करेगा ऑड नंबर को, जब ऑड नेचुरल नंबर, और ये जब x बिलोंग करेगी इवन नेचुरल नंबर को। ठीक इसी तरीके से अगर हम yn पे अप्लाई करेंगे -1/n, तो ये वैल्यू 1 और -1 होगी जब x बिलोंग करेगा ऑड नेचुरल नंबर को, और जब y बिलोंग यहाँ पे n, जब n बिलोंग करेगी ऑड नंबर को और n इवन, यहाँ पे n ऑड और n इवन। तो अब ध्यान दो, यहां पे इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ xn इज इक्वल टू 1, यहां पे इन्फीमम ऑफ xn इज इक्वल टू 1। ठीक इसी तरीके से यहां पे जो सुप्रीमम होगा xn का वो कितना हो जाएगा 1, यहां पे जब इन्फीमम निकालेंगे yn का तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो xn का सुप्रीमम 1 हो रहा है, xn का इन्फीमम -1। ठीक इसी तरीके से yn का सुप्रीमम 1 और yn का इन्फीमम -1। अब ध्यान दो, अगर दोनों के सुप्रीमम को ऐड करेंगे तो 2 वैल्यू आ रही है, दोनों के इन्फीमम को ऐड करेंगे तो -2 आ रहा है। बट अगर दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, 0, और 0 का तो लिमिट और सुपेरियर दोनों सेम होता है, मीन्स ये 0। ये क्या है, सुपेरियर सुप्रीमम ऑफ, यहां पे सुप्रीमम लिखो, इस सुप्रीमम में लिमिट सुप्रीमम, या फिर इसे लिमिट सुपेरियर, और ये लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपेरियर और लिमिट इंफीरियर। तो डिफरेंस होता है लिमिट सुपेरियर में, लिमिट सुपेरियर में हम लिमिट पुट करते हैं या फिर उसका डेफिनेशन थोड़ा सुप्रीमम से अलग होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जब हम लिमिट इंफीरियर को ऐड करेंगे तो -2 आ रहा है, लिमिट सुपेरियर के xn एंड yn को ऐड करें 2 आ रहा है। बट अगर हम ऐड करके सुप्रीमम और इंफीमम ले रहे तो आंसर 0 आ रहा है। तो इस ऑप्शन से हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा कि सुप्रीमम को अगर सेपरेट करके ऐड करते हैं, मतलब पहले xn का सुप्रीमम निकालेंगे 1 और yn का सुप्रीमम निकालेंगे तो 1 + 1 2, तो ग्रेटर देन होता है, मीन्स हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन एंड जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बाकी सेकंड थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। तो सिंपल ये एग्जांपल से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 123 और 124। अब जो नेक्स्ट दो एग्जांपल है वो रिलेटेड है वेक्टर कैलकुलस से, जो कि IIT जैन का क्वेश्चन है। तो अब आपको समझना है कि ग्रेडियंट क्या होता है।
डाइवर्जेंट क्या होते हैं और डेल ऑपरेटर क्या होता है। जैसे मैंने लिखा सपोज ये, इसे हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, इसे हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। सपोज अगर हम यहाँ पे डेल इंटू आर लिख रहे हैं, सपोज आर यहाँ पे कोई एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है और डेल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करके, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट ऑफ आर। क्या कहते हैं इसे? डाइवर्जेंस ऑफ आर। और इसका प्रैक्टिकल या फिजिक्स में मीनिंग ये होता है कि जैसे कि मान लो यहां से कुछ वेक्टर आ रही है, ठीक है, तो वेक्टर जितने रेट से इन आ रहा है, ठीक है, जितने रेट से वेक्टर इन आ रही है, द रेट ऑफ वेक्टर, और जिस रेट से वो बाहर जा रहा है, रेट ऑफ वेक्टर फील्ड, यहां पे रेट ऑफ वेक्टर फील्ड इन और रेट ऑफ वेक्टर फील्ड आउट, ठीक है। अगर जो रेट ऑफ वेक्टर फील्ड, जो वेक्टर फील्ड का रेट है, अगर वो आउट में ग्रेटर देन है, तो जो डाइवर्जेंट ऑफ आर होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर जितने रेट से वो इनसाइड आ रहा है और उतने ही रेट से अगर बाहर जा रहा है, तो हम कहते हैं कि डाइवर्जेंट ऑफ आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आर सपोज एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं आर क्या है, वेक्टर फील्ड का पोजीशन वेक्टर है। और अगर सपोज जो इन आ रहा है वो ग्रेटर है जितने रेट से वो आउटसाइड में जा रहा है, दैट मीन्स ये लेस देन 0 होगा। और जब डाइवर्जेंट ऑफ आर इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसे हम कहते हैं सोलेनॉइडल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और दूसरी चीज कर्ल। कर्ल क्या होता है कि मान लो अगर कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, अगर ये हमारे पास एक फ्लूइड है, तो यहां पे जो ये रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, कि कितना टर्न हो रहा है या फिर कितने रेट से टर्न हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्व। या फिर जो उसकी घुमाव रहती है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कितना उसके अंदर सर्कुलेशन की कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितना मूव हो रहा है या फिर सर्कुलेट हो रहा है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? कर्व। और ये सिर्फ किसके अंदर होता है? आर क्यूब के अंदर, ना आर स्क्वायर के अंदर भी नहीं होता। और सिर्फ ये किसके लिए होता है? आर क्यूब के लिए होता है। तो यहां पे ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहां पे हम डेल क्रॉस एफ लेते हैं, तो यहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। सपोज किसी एफ का अगर हम डेल क्रॉस एफ लेते हैं, अगर ये 0 हो जाएगा तो हम ये कहते हैं ये इरोटेशनल है। तो इरोटेशनल का मतलब ये होता है कि किसी भी वेक्टर का कर्ल एफ कितना होना चाहिए? 0। कर्ल एफ मतलब ग्रेडियंट क्रॉस एफ। अगर ये 0 है तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर फील्ड है वो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है, यानी कि उसके अंदर कर्ल नहीं हो रहा, मतलब कहीं भी वहां पे सर्कुलेशन वाली प्रॉपर्टी नहीं। तो ये दो डेफिनेशन का यूज करके हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 में क्या दिया? एक पोजीशन वेक्टर दिया आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सपोज ये पोजीशन वेक्टर है और ये कह रहा है कि फाइव एक्स वाई जेड ये एक सॉल्यूशन है किसका? लैप्लास इक्वेशन का। अब लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दैट मीन्स फाइव डबल एक्स प्लस फाइव डबल वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज कि जो ग्रेड एफ ग्रेड आर होगा वो कितना, ग्रेड फाइव कितना होगा? 0। अब हमें ये शो करना है कि एक वेक्टर फील्ड गिवन है। वेक्टर फील्ड क्या है हमारे पास? ग्रेड ऑफ फाइव प्लस आर। अब ये इस वेक्टर फील्ड को हमें ये चेक करना है कि ये सोलेनोइडल है, यानी कि डाइवर्जेंट एफ 0 है या इरोटेशनल, ये चेक करना है। पहले क्या चेक करते हैं सोलेनोइडल के लिए? तो यहां पे ग्रेडियंट डॉट एफ, या फिर ये कह सकते हैं डाइवर्जेंट ऑफ एफ कितना होना चाहिए? 0। तो यहां पे डेल डॉट डेल फाइव प्लस आर। अब जब इसे अप्लाई करेंगे तो डेल डॉट डेल फाइव प्लस डेल डॉट आर। अब डेल डॉट डेल ये करेंगे तो इसका आंसर तो 0 होगा।
प्लस, अब डेल का मतलब क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। और इसे किसे मल्टीप्लाई करना है, आर से। तो आर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो डाइवर्जेंट अब कैसे अप्लाई होता है, मतलब फर्स्ट वेक्टर एक्स पे, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है उसको किससे करना है, एक्स से करना है। सेकेंड कॉम्पोनेंट को सेकेंड कॉम्पोनेंट से, थर्ड कॉम्पोनेंट को थर्ड कॉम्पोनेंट। तो सपोज ये वेक्टर v1 है, v2, तो इसे इनर प्रोडक्ट के जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डेल बाय डेल एक्स एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई वाई एंड डेल बाय डेल जेड जेड। तो इसका आंसर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर जो डाइवर्जेंट ऑफ एफ है इज नॉट इज इक्वल टू 0, मीन्स यहां पे जो डाइवर्जेंट एफ है वो ग्रेटर है, दैट मीन्स ये सेट कैसा हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये जो वेक्टर फील्ड है इज नॉट अ सोलेनोइडल। तो देयरफॉर वेक्टर ग्रेड F plus R is not ऐसे हमें क्या चेक करना है, इरोटेशनल। तो इरोटेशनल के लिए क्या करेंगे हम, डेल क्रॉस F लेंगे। तो डेल क्रॉस F के लिए यहां पे डेल फाई प्लस R, जब इसे ओपन करेंगे तो ये डेल क्रॉस डेल फाई प्लस डेल क्रॉस R। तो डेल क्रॉस डेल ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आई जे के यूनिट वेक्टर, डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पे आर के कॉम्पोनेंट लिखेंगे, तो आर का कॉम्पोनेंट क्या है, एक्स वाई जेड। अब ध्यान दो, जब हम इसको जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई के साथ यहाँ पे एक्स है। या फिर जब हम अल्टरनेट किसी को भी करेंगे तो हर टर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आई के लिए लेंगे तो आई के लिए क्या होगा, वाई को जेड को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, यहाँ पे वाई को विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है, मीन्स ये 0 माइनस। ठीक इसी तरीके जे के लिए करेंगे तो जब जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, एक्स को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, ऐसे लास्ट टर्म भी 0, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, 0। तो देयरफॉर द कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू वेक्टर फील्ड 0। तो देयरफॉर एफ द डेल फाई प्लस आर इज इरोटेशनल, यानी कि इसके अंदर रोटेशनल वाली प्रॉपर्टी नहीं है, यानी वो कर्ल नहीं होगा, तो देयरफॉर इरोटेशनल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इरोटेशनल बट नॉट सोलिनोइडल, देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। सरफेस इंटीग्रल के बेस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में एक डबल इंटीग्रल फाइंड करना है, या फिर कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल एफ का। तो हमारे पास एक एफ गिवन है, वेक्टर फील्ड एंड एक सरफेस दिया है जो कि स्फीयर है। तो हमें यहाँ पे समझना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज अगर हमारे पास यहां पे एक डोमेन दिया है, ठीक है, ये एक सपोज डी एक डोमेन है और ये कैसा होना चाहिए, पीस वाइज स्मूथ होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए, पीस वाइज स्मूथ, ओरिएंटेड होना चाहिए, या फिर ओरिएंटेबल सरफेस होनी चाहिए। और जो एफ है इस डोमेन पे एफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, या फिर सिंपल कहते हैं कि एफ बिलोंग करना चाहिए सी डैश को, या फिर कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। अब इस पीस वाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे छोटे 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 छोटे, यहाँ पे सपोज ये हमारे पास एक क्लोज स्मूथ वाइज स्मूथ पीस वाइज क्या होनी चाहिए, छोटे छोटे हमारे पास क्या होने चाहिए, यहाँ पे सरफेस होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है इस सरफेस पे,
क्लोज इंटीग्रल के अगर बाउंड्री पे जो सरफेस इंटीग्रल होगा, यानी कि जो सरफेस है यहाँ पे डेल एस, तो इसके सरफेस के बाउंड्री पे जो डबल इंटीग्रेशन होगा एफ इंटू, अब यहां पे एन कैप का मतलब होता है, यू कैप का मतलब कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर, बट यहां पे गिवन है यूनिट नॉर्मल वेक्टर मतलब इस डोमेन के किसी भी पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट के जो नॉर्मल में होता है, ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होता है। द परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट एट दी गिवन पॉइंट, सपोज किसी भी गिवन पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसे नॉर्मल कहते हैं, और अगर सपोज उसका लेंथ 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर इसका डायरेक्शन अपवर्ड है यानी कि आउटसाइड है तो पॉजिटिव साइन होता है, बट अगर इनवर्ड की तरफ है तो वो साइन क्या होगा, निगेटिव। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक डोमेन है जो कि पीस वाइज स्मूथ होना चाहिए, ओरिएंटेबल सरफेस होना चाहिए, तो उसके बाउंड्री का जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द क्लोज डोमेन डी। पूरे डोमेन के ऊपर हमें क्या निकालना है, ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है, किसका, डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी वॉल्यूम, यानी कि पूरे इस डोमेन के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर हमें क्या निकालना है, ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है, किसका, डाइवर्जेंट ऑफ एफ का। तो इस थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 126 करेंगे। तो हमारे पास डोमेन क्या गिवन है, यहां पे हमारे पास एक एफ गिवन है, एफ इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2yj प्लस 3zk। ये हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है एफ, क्लियरली ये कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। कहां पे, जो हमारे पास डोमेन गिवन है, डोमेन इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब इसके सरफेस पे बाउंड्री पे हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल, यानी कि डबल इंटीग्रल सरफेस एफ इंटू यूनिट वेक्टर डीएफ। तो ये किसके इक्वल होगा, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। बट यहां पे जो यूनिट वेक्टर है उसमें गिवन है कि वो इनवर्ट की तरफ है, तो इसलिए साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब डाइवर्जेंट एफ निकालना है, हमने ऑलरेडी देखा है कि डाइवर्जेंट एफ कैसे निकालते हैं। तो डाइवर्जेंट एफ के लिए डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। एक्स के वेक्टर को अगर हम कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिखे तो इसे लिख सकते हैं एक्स 2y 3z। एक्स को यहां पे एक्स को डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, 2y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2, और 3z को z के रिस्पेक्ट में करेंगे 3। इस सबका ऐड करना है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्रिपल इंटीग्रल। तो यहां पे से हम, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 1 6। तो यहां 6 बाहर आ जाएगा और फिर क्या बच रहा है यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये हमारे पास क्या है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि यहां पे अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है तो ट्रिपल इंटीग्रल हमेशा उस डोमेन का वॉल्यूम देता है। तो हमारे पास वॉल्यूम किसका निकालना है, सरफेस। हमारे पास यहाँ पे डोमेन क्या है, एक यूनिट स्पेयर है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यूनिट स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस 6 इंटू 4π/3 आर क्यूब। बट आर रेडियस कितना है, यहाँ पे 1, तो देयरफॉर 1 का क्यूब कितना होगा 1। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा, तो -2 इंटू 4π, यानी कि हमारे पास जो आंसर हो जाएगा -8π। तो -8π हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल, तो जहां हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -8π। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस सरफेस इंटीग्रल इज -8। तो सिंपल यहाँ पे मुझे किसका यूज करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सिंपल फॉर्मूला होता है कि जब भी हमें सरफेस पे इंटीग्रल निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंट एफ, वेयर एफ इज अ वेक्टर फील्ड। तो ये क्वेश्चन हमारे पे
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126। अब क्वेश्चन नंबर 127 और 128 ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में ये कह रहा है कि हमें इंटीग्रल निकालना है आई आर इज इक्वल टू सी आर डी जेड बाय जेड जेड माइनस 1 जेड जेड माइनस 2 डी जेड। तो यहां पर दो थ्योरम का यूज करना है। एक तो रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट का अगर रेसिड्यू निकालना है तो सिंपल हम कैसे निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, मतलब यहां पे जिस पॉइंट पे निकालना है z माइनस z नॉट इंटू एफ ऑफ z। और सेकेंड थ्योरम याद रखना है कि अगर सपोज किसी या फिर सिंपल सी आर किसी कंटूर के ऊपर अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है एफ ऑफ जेड डी जेड, तो वो हमेशा इक्वल होता है 2 पाई आई समेशन ऑफ रेसिड्यू ऑफ ऑल रेसिड्यू एट ऑल जेड आई वेयर जेड आई इज अ पोल इनसाइड सी। मतलब जो भी हमारा कंटूर है तो उस कंटूर के अंदर जितने भी पोल होंगे उन हर एक पोल का रेसिड्यू निकाल के सम करना है और उसको मल्टीप्लाई करना 2 पाई। इसे नोट कर लो। तो इन दोनों का यूज करके हम इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो पहला क्या है कि किसी भी पॉइंट पे अगर रेसिड्यू निकालना है, अगर वो सिंपल पोल है तो सिंपल पोल के लिए फॉर्मूला क्या है, जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड। सेकेंड इंटीग्रल निकालना है किसी भी क्लोज कंटूर पे या फिर किसी भी कंटूर पे जिसमें हमारा फंक्शन मेरियोमॉर्फिक है। मेरियोमॉर्फिक मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स होंगे इनसाइड सी। तो इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड आई। तो जितने भी रेसिड्यू होंगे उनको कैलकुलेट करके उनका सम करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये दिया है कि आर की वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि आर की वैल्यू अगर 0-1 के बीच में होगा तो हमारा सी आर किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो रेडियस होगी वो 0 से 1 के बीच में। तो हमारे पास यहाँ पे पोल कितने आ रहे हैं, पोल या तो z इज इक्वल टू 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ये हमारे पास 3 पोल है। अगर r की वैल्यू 0-1 के बीच में है मतलब मैक्सिमम कितने रेडियस का सर्कल हो सकता है 1, तो इसके पास कितने पॉइंट होंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट इंक्लूड करेगा 0। तो 0 पे रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिमिट z टेंस टू 0 रेसिड्यू ऑफ f एट 0। तो लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ पे z माइनस 0 एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड के प्लेस पे 1 अपॉन z माइनस z माइनस 1 z माइनस 2। तो ये z कैंसल, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा 1/2। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी आ रही है 1/2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है कि आई आर की वैल्यू। तो आई आर कैसे निकालेंगे आप, अब रेसिड्यू तो सिर्फ एक ही आ रहा है इसके अंदर, तो 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 0 कितना हो रहा है 1/2 पाई। 2 यहाँ से कैंसिल, आंसर आ रहा है पाई। तो ठीक इसी तरीके से, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं उसकी वैल्यू हाफ होगी, तो यहाँ से हमारे पास बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक इसी तरीके से जब आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1-2, मतलब हमारा रेडियस अब कितना हो सकता है 1 से लेकर 2। तो हमारे पास कितने यहाँ पे पोल आएंगे 0 और 1, यानी 0-1 आएंगे। ठीक इसी तरीके से हम 3 करेंगे तो हमारे पास 0-1-2, और जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तो भी तीनों पोल आने वाले। तो ऐसे हम हर एक पोल पे रेसिड्यू फाइंड करके उसे ऐड करेंगे और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई। तो चेक करके हम सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 127। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में गिवन है कि f अगर एक एंटायर फंक्शन है। पहले समझते हैं f एंटायर फंक्शन क्या होता है। अगर f एक एंटायर फंक्शन है तो एंटायर फंक्शन का मतलब ये होता है
कि वो हर पॉइंट पे एनालिटिक है। तो हमारे पास ऐसे कितने फंक्शन हैं जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है? तो हमारे पास एक तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है या फिर कांस्टेंट, इसके अलावा e⁻z है, sin z है, cos z है, हाइपरबोलिक sin hz और cos hz। तो ये सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कि एवरीवेयर एनालिटिक है, दैट इज ये फंक्शन कैसे एनालिटिक फंक्शन है। अब यहां पे ये कह रहा है कि अगर सपोज लिमिट मॉड z टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर रहे हैं और f ऑफ z की वैल्यू अगर सपोज इंफिनिटी हो जाए, अगर सपोज लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने पे किसी एंटायर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि f ऑफ 1/z पे हमेशा एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। तो फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम z के प्लेस पे कोई पॉलिनोमियल ले, जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ z इज इक्वल टू z लेंगे, तो जो f ऑफ 1/z होगा वो 1/z, बट यहाँ पे तो z इज इक्वल टू, तो ये क्या आ रहा है, हमारे पास सिंपल पोल आ रहा है, बट ये कह रहा है कि वो हमेशा एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगा, मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग होगा। सेकेंड कह रहा है कि f कैनॉट बी पॉलिनोमियल, कि f कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, बट ये तो पॉलिनोमियल है जिसे इंफिनिटी पुट करने का आंसर कितना आ रहा है, इंफिनिटी, मीन्स हमारे पास सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि इसके पास f हैज अ फाइनाइटली मेनी जीरो। तो अगर हम सपोज f ऑफ z को अगर पॉलिनोमियल ले लें, जैसे a0 प्लस a1z सॉल्व अप टू an z रेज़ टू n, तो ये एक फाइनाइट, ये पॉलिनोमियल है फाइनाइट n डिग्री का, तो इसके पास कितने जीरो है, फाइनाइटली मेनी जीरो है, n जीरो होंगे ना, तो n क्या है, फाइनाइट है, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि f1/z के पास जीरो पे पोल होगा। अब f ऑफ 1/z करेंगे तो ये a0 a1/z प्लस a2/z सॉल्व अप टू यहाँ पे an/z रेज़ टू n, तो ये भी एक पोल है, ये भी एक पोल है, ये भी पोल है, तो सारे सिंपल पोल है। ये यहाँ पे ये पोल है, तो ये कह रहा है कि f ऑफ 1/z के पास जीरो पे पोल होगा। तो यहाँ पे देखो ये सारे पोल है, ये 1 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, लेकिन सारे पोल है किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी राइट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड राइट रॉन्ग है, बाकी थर्ड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। तो ये था हमारा लेक्चर, आज का डे 13। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।